नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने भारतीय इतिहास पर जो वीडियो बनाए उसमें उत्तर वैदिक काल तक हम पहुंच चुके थे और उत्तर वैदिक काल में कुछ तथ्य छूटे हुए थे, तो उनको हम थोड़ा सा कवर करके फिर महाजनपद काल की ओर अग्रसर होंगे। तो उत्तर वैदिक काल में जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों की अधिकता हो गई थी। एक गृहस्थ व्यक्ति उत्तर वैदिक काल में प्रतिदिन यज्ञ करता था और इनके लिए 5 यज्ञ अनिवार्य थे, जिन्हें पंच महायज्ञ का नाम दिया गया। इसके अलावा छोटे छोटे कई यज्ञ थे जो समय समय पर किए जाते थे, लेकिन जो पंच महायज्ञ थे वो गृहस्थों के लिए अनिवार्य थे। और ये पंच यज्ञ जो थे वह एक तरह से दूसरों को कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम थे, जिसमें से पहला यज्ञ था ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, जो कि नाम से स्पष्ट होता है, ये प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम था। ठीक है। दूसरा यज्ञ था देव यज्ञ, तो देवताओं के प्रति, ये नाम से स्पष्ट होता है। तीसरा जो है पितृ यज्ञ, तो यह है पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम था। और फिर इसके बाद जो है चौथा मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ में जो है अतिथियों का सत्कार किया जाता था। तो उस समय भी अतिथि कितने महत्वपूर्ण थे ये हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा से पता चलता है। और हमारे लिए तो अतिथियों के लिए कहा ही गया है कि अतिथि देवो भव, मतलब अतिथियों को देवताओं के समान माना गया है। और पांचवा यज्ञ जो होता था भूत यज्ञ या बलि यज्ञ। देखिए उस काल में भी मतलब जीवों के प्रति कितनी संवेदना थी कि उनके लिए भी यज्ञ करते थे। और भूत यज्ञ के अंतर्गत जो है समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी। और इसमें फिर यज्ञ पश्चात जो है चींटियों को, फिर पक्षियों को और श्वान या कुत्तों को भोजन कराया जाता था। हालांकि यह परंपरा आज भी हम देखते हैं कि हिंदुओं के एक त्यौहार जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, उसके दौरान जो है आज यह परंपरा प्रचलित है। अच्छा, श्राद्ध पक्ष से याद आया कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत संभवतः ऐसा माना जाता है कि दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र जो निमि थे उन्होंने की, और ये परंपरा आज भी चली आ रही है। तो ये पंच महायज्ञ, कई बार इनसे प्रश्न पूछा गया है, तो हम इनके नाम याद रखने के लिए बहुत अधिक कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है कि ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, जिनसे शुरुआत होती है, तो पंच यज्ञों की शुरुआत भी हम ब्रह्मा से ही करेंगे। और तो पहला ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्माओं के बाद देवताओं की स्थिति आती है तो देव यज्ञ, देवताओं के बाद पितरों की स्थिति आती है इसलिए पितृ यज्ञ, पितरों के बाद मनुष्यों की स्थिति आती है तो मनुष्य यज्ञ, और मनुष्य के पश्चात जो है अन्य जीवों की स्थिति आती है तो भूत या बलि यज्ञ। तो ब्रह्म, देव, मनुष्य, पितृ, मनुष्य और भूत या बलि यज्ञ। तो इस तरह से यह पंच महायज्ञ है जो गृहस्थों के लिए अनिवार्य थे। अब इसके बाद देखें तो उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार या 16 संस्कार भी महत्वपूर्ण थे। तो इनके बारे में हमें बहुत विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है। आज भी यह संस्कार प्रचलित है। हालांकि बहुत से लोग जो है 16 संस्कारों की जगह कुछ संस्कारों को ही करते हैं। और हम देखें ये 16 संस्कार मनुष्य के जन्म के पूर्व से जन्म के अंत तक प्रचलित थे। ठीक है। तो इन 16 संस्कारों के हम नाम देखेंगे। कई बार इनके नामों में से प्रश्न पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन 16 संस्कारों में सम्मिलित नहीं है, इसलिए हमें नाम पता होना चाहिए। बहुत अधिक इनकी डिटेल में प्रश्न नहीं आते हैं। तो 16 संस्कार जो थे, पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जात कर्म। ठीक है, ध्यान रखें, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म। ठीक है। अब यहाँ तक ये जन्म से पूर्व के संस्कार थे।
जन्म होने के पश्चात जो है नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, फिर कर्णभेद, फिर इसके बाद जो है बच्चा जब बड़ा होता है तो विद्यारंभ, उपनयन, उपनयन के बाद वेदारंभ। यहाँ ध्यान रखें कि विद्या आरंभ पहले होती है, विद्या आरंभ में अक्षर ज्ञान कराया जाता था। फिर उसके बाद उपनयन होता था जिसमें यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। आज भी यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं पर समय अनुकूल नहीं होते, बहुत से लोग अपने विवाह के समय ही इनको करा देते हैं। तो यह यज्ञोपवीत संस्कार को ही उपनयन संस्कार कहा गया। इसके बाद वेदारंभ होता था। तो वेदों की जो है पढ़ाई सिस्टमेटिक वेदारंभ से प्रारंभ होती थी। फिर इसके बाद जो है केशांत, वेदारंभ के बाद केशांत मतलब केस छीले जाते थे। आपने देखे होंगे फिल्मों में या सीरियल में जो है कि जो वेदपाठी ब्राह्मण होते थे, खासतौर से छात्र विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने वाले, वो उनके केस नहीं होते थे, सिर्फ एक शिखा धारण किए होते थे। तो ये केशांत उनका रहता, और विद्या जब तक उनकी चलती रहती थी तब तक ये केशांत या बिना केश के ही रहते थे। फिर उसके बाद जब विद्या लगभग पूरी होने वाली होती थी तो समावर्तन, समावर्तन एक तरह से विद्या का समापन था और उसमें स्नान किया जाता था, इसलिए इन्हें स्नातक कहा जाता था। आज भी स्नातक की डिग्री दी जाती है जिसे बैचलर डिग्री कहती है। ठीक है, तो बैचलर शब्द का अर्थ जो है अविवाहित भी होता है, तो और उसमें भी जो है बैचलर यानी स्नातक जो होते थे वो अविवाहित होते थे। और यह संस्कार पूरी होने के बाद उनकी जो अगला संस्कार होता था वो होता था विवाह संस्कार। ठीक है, विवाह संस्कार 15वां संस्कार था। ठीक है, अब विवाह के बाद तो फिर कोई संस्कार खुद के लिए करने की तो व्यक्ति की हिम्मत ही नहीं बनती है, तो इसके बाद सिर्फ एक ही संस्कार रह जाता है, अंतिम संस्कार, जिसे अंत्येष्टि कहा गया है। और इस तरह से यह 16 संस्कार हैं। एक बार फिर से हम इनको रिपीट करते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, फिर इसके बाद नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, विद्या आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो ये जो है 16 संस्कार थे। अब इसके बाद आते हैं हम महाजनपद काल। महाजनपद काल, जैसा कि हमने पुराने वीडियो में चर्चा की है कि जन का अर्थ होता था कबीला। ठीक है, जब प्रारंभ में आर्य छोटे कबीलों में रहते थे तब उसे जन का नाम दिया, जिसका प्रमुख राजन होता था। ठीक है, जन जब और विस्तार पाके बड़े हुए, ठीक है, उनका संगठन थोड़ा सा सरल से कठिन हुआ, जटिल हुआ, तब उसे नाम दिया जनपद। ठीक है, अब जनपद भी और बड़े हुए, वर्तमान राज्यों की जैसी स्थिति उनकी हुई, तब इन्हें नाम दिया गया महाजनपद। ठीक है, तो बुद्ध के जन्म के पहले जो छठी सदी ईसा पूर्व के पहले भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक है, अभी हमने 16 संस्कार देखे, अब 16 महाजनपद देखेंगे। तो बुद्ध के जन्म के पहले जो है 16 महाजनपद थे, और इन जनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो अंगुत्तर निकाय से हमें इसकी जानकारी मिलती है, यह एक बौद्ध ग्रंथ है। और इसके अलावा जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, लेकिन दोनों के कुछ जनपदों के नाम में, जो महाजनपदों के नाम में थोड़ी सी भिन्नता है। इसलिए जो है महत्वपूर्ण जो है वो हमारे लिए अंगुत्तर निकाय है। हालांकि कभी कभार भगवती सूत्र पर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बार तो सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जैन ग्रंथ कौन नहीं है। ठीक है, भगवती सूत्र सोचकर लोगों ने सोचा कि भगवती मतलब दुर्गा या शक्ति से जुड़ा हुआ कोई ग्रंथ है, तो ये हिंदुओं का ग्रंथ होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इससे भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है।
और 16 महाजनपदों की जानकारी का मुख्य ग्रंथ जो है वो बौद्ध ग्रंथ है, जिसे अंगुत्तर निकाय कहा गया है। अब हम देखते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। जो लगभग अधिकांश महाजनपद जो हैं उत्तर भारतीय क्षेत्रों में फैले हुए थे। कुछ पश्चिमोत्तर भारत में भी मिले हैं और एक दक्षिण भारत में भी मिला है। तो अगर हम देखा जाए, अगर राज्य के हिसाब से देखा जाए तो हम राज्यवार देखें तो 3 महाजनपद जो है बिहार में थे। फिर उसके बाद 7 महाजनपद सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में रहे। मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद, राजस्थान में 1 महाजनपद, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में 2 महाजनपद और दक्षिण भारत में 1 महाजनपद। ठीक है, इस तरह से 16 महाजनपद हैं। तो हम राज्यवार भी इनको याद रखेंगे और तत्कालीन समय के हिसाब से भी याद रखेंगे, वर्तमान क्षेत्र भी याद रखना। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में है, और इनकी राजधानियां भी पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सिलसिलेवार ढंग से याद रखेंगे। राज्यों के हिसाब से आप ध्यान रखेंगे ही कि 3 महाजनपद जो है बिहार में है, 7 उत्तर प्रदेश में है। हालांकि 8वें को का भी कुछ हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में माना जाता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। और 2 राजस्थान में, 1 दिल्ली वाला क्षेत्र, एनसीआर वाला क्षेत्र, उसको भी उत्तर प्रदेश में ही हम गिनेंगे, और 1 दक्षिण भारत में और 2 पश्चिमोत्तर भारत में। वर्तमान में इनका क्षेत्र जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लगा हुआ है। तो अब हम देखें सबसे पहला जो महाजनपद है वो अंग। अगर आपने महाभारत देखी, सुनी या पढ़ी है तो आपने नाम सुना होगा अंगराजगढ़। ठीक है, तो ये अंग महाजनपद जो था वह वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले के अंतर्गत आता था। आज भी इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो अंगिका कहलाती है। तो भाषा का नामकरण भी अंग से ही पड़ा है। तो आप ध्यान रखें, पहला महाजनपद अंग, उसका क्षेत्र जो है भागलपुर और मुंगेर जिले वर्तमान में बिहार में है। ठीक है, दूसरा महाजनपद बहुत प्रसिद्ध महाजनपद है और लगभग तैयारी करने वाले या सामान्य ज्ञान की जानकारी रखने वाले सभी जानते हैं, या प्राचीन इतिहास जिनने कहीं ना कहीं पढ़ा सुना है या किसी भी तरह से उससे संबंधित हैं, वो इस नाम को बड़े अच्छे से जानते हैं। और इस महाजनपद का नाम है मगध। जी हाँ, मगध साम्राज्य वाला ही मगध। और यह मूलतः जो है पटना से नीचे का जो दक्षिणी बिहार वाला क्षेत्र है, पटना गया जो प्रमंडल देखा जाए तो ये क्षेत्र जो है वो मगध के अंतर्गत आता था। और उसकी प्रारंभिक राजधानी जो थी गिरिब्रज थी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखें, मगध की राजधानी जो है समय समय पर बदली है। ठीक है, तो लेकिन महाजनपद के काल में गिरिब्रज थी। गिरिब्रज का ही आगे चलकर नाम राजगृह हुआ और राजगृह का वर्तमान नाम राजगीर है। ठीक है, तो ध्यान रखें। लेकिन अगर महाजनपद काल में पूछा जाए तो गिरिब्रज था, फिर उसके बाद राजगृह नाम हुआ। राजगृह को आज राजगीर के नाम से जानते हैं। और बाद में जो है उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को भी बनाया। तो मगध दूसरा महाजनपद है। इसके बाद तीसरा महाजनपद है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है कि वर्तमान क्षेत्र क्या होगा, सभी जानते हैं। फिर उसके बाद तीसरे के बाद चौथा है कौशल। कौशल क्षेत्र जो है वर्तमान फैज़ाबाद जिले, वर्तमान में यह क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध चल रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कारण। ठीक है, तो कौशल राम से ही जुड़ा है, इसलिए भगवान राम को जो है कौशलाधीश, कौशलपति कहा जाते हैं। उनकी माँ का नाम कौशल्या भी है। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे कि कौशल, इसकी 2 राजधानियाँ मिलती हैं, श्रावस्ती और साकेत। साकेत यानी अयोध्या। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखेंगे। अधिकांशतः राजधानी जो आता है उसमें विकल्प श्रावस्ती ही मिलती है, लेकिन इसके अलावा साकेत भी इसकी राजधानी थी जो वर्तमान अयोध्या है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा जनपद है। इसके बाद जो है अगला जनपद है वज्जी। वज्जी जो है यह 8 संघों का कुल था।
ठीक है, मतलब यहाँ पर गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। गण मतलब समूह होते हैं, और 8 समूहों का ये संगठन था, जिसमें वज्जी में जो है विदेह, फिर लिच्छवी, वज्जी, ये इस तरह के संघ थे, और ये है दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र रहा। और वज्जी की राजधानी, 2 राजधानी इसकी भी विदेह या मिथिला रही। ठीक है, यह मिथिलांचल वाला क्षेत्र है। और वज्जी संघ जो, इसमें भी महाजनपद वज्जी 8 संघों का संगठन है, और वज्जी एक अलग महाजनपद है। तो वज्जी की राजधानी वैशाली रही है, लेकिन वज्जी महाजनपद की राजधानी विदेह या मिथिला रही। और वर्तमान उत्तरी भारत, नेपाल की तराई से लगा हुआ क्षेत्र मिथिलांचल जिसे आज कहा जाता है, जहाँ की सीता थी, विदेही राजा जनक थे, वो क्षेत्र जो है वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद वज्जी के बाद मल्ल। मल्ल की राजधानी जो है कुशावती है, जिसे वर्तमान में कुशीनगर कहा जाता है। और कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध ने जो है अपना अंतिम क्षण बिताया था, और उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर या कुशीनारा या कुशावती में ही हुआ था। तो मल्लों के पास वो अंतिम समय में रहे थे, और इनकी जो कुशावती या कुशीनगर, ये इनकी राजधानी रही। और इसका अगर क्षेत्र देखा जाए तो वर्तमान में गोरखपुर देवरिया वाला क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र रहा है। तो वो भी एक मल्ल मतलब पहलवान भी होता है, और वो भी पहलवान तरह के दिखते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि मल्ल क्षेत्र गोरखपुर देवरिया वाला क्षेत्र है। फिर अगला जो है वो है चेदी। अगला महाजनपद चेदी है। चेदी की राजधानी जो है शक्तिमती या शुक्तिमती, दोनों नाम मिलते हैं हमें। तो यह वर्तमान क्षेत्र बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। और चेदी राज्य के महाभारत काल में जो शासक थे वो शिशुपाल थे। ये भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के थे, और उन्हें 99 गलतियां माफ़ करने क्षमादान दे रखा था उन्होंने, और 100वीं गलती पर सुदर्शन चक्र में उनका सर काट के अलग कर दिया। तो चेदी जो है शिशुपाल की राजधानी, चेदी ही वर्तमान चंदेरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का एक शहर है जो वर्तमान में अशोकनगर जिले में है। और यह जो है चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जरी की साड़ियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं। इसके अलावा एक फिल्म आई थी स्त्री, स्त्री की शूटिंग पूरी यहाँ पर हुई थी। और यह अपने किले और बावड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो चेदी आप याद रखें, राजधानी शक्तिमती या शुक्तिमती, वर्तमान बुंदेलखंड। इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है, लेकिन ये अधिकांश हिस्सा बुंदेलखंड में आने के कारण से हम बुंदेलखंड में ही गिनते हैं। फिर उसके बाद वत्स। वत्स जो क्षेत्र है वर्तमान प्रयागराज और कौशाम्बी जिलों के आसपास का है, और इसकी राजधानी भी कौशाम्बी है। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे, प्रयागराज और कौशाम्बी के पास वत्स। ठीक है। फिर उसके बाद अगला है कुरु। कुरु महाभारत में आपने काफ़ी नाम सुना होगा। कुरु वंश या कौरव, उनकी राजधानी भी आपको पता होगी। कौरवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ। दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र, या एनसीआर हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो प्राचीन कुरु महाजनपद का क्षेत्र रहा है। तो आप ध्यान रखें, महाजनपदों को याद रखने में महाभारत बड़ी सहायक होगी। तो जिनने महाभारत पढ़ी देखी है उनके लिए आसान होगा इन नामों को याद रखना, क्योंकि इन नामों का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। फिर कुरु के बाद पांचाल। पांचाल का नाम भी आपने सुना होगा। पांचाल नरेश द्रुपद, जिनकी पुत्री थी द्रौपदी, और जिनके पुत्र थे धृष्टद्युम्न। ठीक है, तो पांचाल नरेश के यहाँ ही जो है स्वयंवर हुआ था, जिसमें अर्जुन ने मछली की आंख में, घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारा था। तो ये पांचाल वाला जो क्षेत्र है वर्तमान रोहेलखंड क्षेत्र, यानी बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र जो है, यह जो है पांचाल उस समय का महाजनपद था, वर्तमान में रोहेलखंड कहा जाता है। इसकी 2 राजधानियाँ थी, अहिछत्र और काम्पिल। ठीक है, ध्यान रखें, पांचाल, पांचाल मतलब 5 होता है, लेकिन उसकी राजधानी 2 थी।
ठीक है, तो इससे याद रखें, पांचाली वाला पांचाल की राजधानी दो थी, अहिछत्र और काम्पिल्य। और वर्तमान क्षेत्र जो है रोहिलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र। फिर उसके बाद अगला राज्य है मत्स्य। इसका भी जिक्र महाभारत में मिलता है। जब पांडव अज्ञातवास में रहे थे तो वेश बदल के मत्स्य नरेश के पास ही रहे थे, और मत्स्य नरेश की जो पुत्री थी उत्तरा, उसका विवाह जो है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से भी हुआ था। उत्तरा को बृहन्नला यानी बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने जो है नृत्य की शिक्षा भी दी थी, तो अर्जुन की शिष्या भी थी और अभिमन्यु की पत्नी भी थी। उत्तरा के गर्भ से ही जो है परीक्षित का जन्म हुआ था, जिसे मारने का प्रयास जो है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा ने किया था। तो ध्यान रखें, ये मत्स्य जो क्षेत्र है जयपुर के आसपास का क्षेत्र है और इसकी राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र राजस्थान में मत्स्य महाजनपद, और उसकी राजधानी जो है विराटनगर थी। फिर इसके बाद अगला जो है सूरसेन। ठीक है, सूरसेन जो है मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र था। इसका भी महाभारत में बड़ा उल्लेख हुआ है। भगवान कृष्ण मथुरा नरेश कंस को मारे, और कंस के पिता का नाम जो है उग्रसेन था। ठीक है, और महाजनपद का नाम जो है वो सूरसेन है। ठीक है, तो सूरसेन की राजधानी मथुरा रही। इसके बाद अगली राजधानी अश्मक। अश्मक महाजनपद जो है यह दक्षिण भारत में पाया गया है, और महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में पाया गया है। यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट करते हैं कि तत्कालीन दक्षिण भारत का अर्थ जो है सुदूर दक्षिण भारत नहीं था। नर्मदा के दक्षिण तट से लगा हुआ क्षेत्र दक्षिण भारत माना जाता था। नर्मदा जो है उत्तर और दक्षिण का विभाजन थी, नर्मदा और विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो अश्मक की राजधानी जो है पोतन या पोटली थी। यह है इसका क्षेत्र गोदावरी के दक्षिण का क्षेत्र माना जाता है। फिर इसके बाद अगला महाजनपद है अवंती। यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है, और अवंती बड़ा ही महत्वपूर्ण महाजनपद था। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ के शासक प्रसेनजित थे, जिन्होंने बौद्ध की भगवान बुद्ध का जो है अनुयायी भी थे। तो ये भी वर्तमान मालवा मतलब मध्य प्रदेश का जो है पश्चिमी क्षेत्र, भोपाल, इंदौर, उज्जैन जैसे नगर जो है मालवा क्षेत्र में आते हैं, और यह भी काफ़ी बड़ा महाजनपद था। और इसकी भी दो राजधानी थी, उज्जैनी यानी वर्तमान उज्जैन, और महेश्वर, जिसे उस समय महिष्मती कहा गया है। महिष्मती का नाम आपने बाहुबली फिल्म में सुना होगा। ठीक है, तो ये महिष्मती जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का एक नर्मदा तट पर स्थित बड़ा ही खूबसूरत शहर है, जो रानी होलकर, अहिल्याबाई होलकर की वजह से भी प्रसिद्ध है। उनका बनाया किला यहाँ पर है। माहेश्वरी साड़ियाँ भी यहाँ की प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमने मध्य प्रदेश में दो महाजनपद पढ़े हैं, चेदी और अवंती। ठीक है, और दोनों महाजनपदों में वर्तमान में साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। चेदी में चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, और अवंती में महेश्वर की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये दोनों महाजनपद जो है मध्य प्रदेश में आते थे, और अवंती की दो राजधानियाँ उज्जैनी और महिष्मती या महेश्वर। फिर उसके बाद अगला जो है गांधार। ये भी महाभारत में हमने सुना है। गांधार की राजकुमारी थी गांधारी, और राजकुमार थे मामा शकुनी। ठीक है, तो यह वाला क्षेत्र जो है वर्तमान पाकिस्तान में और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है, और इसकी राजधानी जो थी वो थी तक्षशिला। तक्षशिला का नाम आपने सुना होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है, और इस तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध आचार्य हुए थे आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ ध्यान रखें कि आचार्य विष्णुगुप्त जो तक्षशिला के आचार्य थे,
ना कि नालंदा के। बहुत से लोग नालंदा और विक्रमशिला में कंफ्यूज रहते हैं। तो नालंदा और विक्रमशिला जो है बहुत बाद में स्थापित हुए। तक्षशिला बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय है और ये वर्तमान में पाकिस्तानी क्षेत्र में है। रावलपिंडी और पेशावर वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान का, वहाँ पर यह क्षेत्र उपस्थित था और इसमें अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा है। गांधार का जो है वर्तमान नाम कंधार है जो अफगानिस्तान में। इसके बाद अगला और अंतिम जो महाजनपद है वो कम्बोज। ठीक है, कम्बोज वाला क्षेत्र जो है ये भी उत्तर भारत की तरफ रहा। इसकी राजधानी थी हाटक और वर्तमान में राजौरी और हजारा जिलों के आसपास का क्षेत्र जो है कम्बोज के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे 16 महाजनपद हैं। एक बार हम फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा, क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर बिहार। मगध राजधानी गिरिब्रज, क्षेत्र दक्षिणी बिहार। काशी राजधानी वाराणसी, क्षेत्र वर्तमान वाराणसी जिला। कौशल राजधानी श्रावस्ती और साकेत, क्षेत्र वर्तमान फैजाबाद जिला। बज्जी राजधानी विदेह या मिथिला, क्षेत्र उत्तरी बिहार। मल्ल राजधानी कुशीनगर या कुशावती, क्षेत्र वर्तमान देवरिया और गोरखपुर। फिर उसके बाद चेदी राजधानी शक्तिमती या सुक्तुमती, वर्तमान बुंदेलखंड। वत्स राजधानी कौशाम्बी, क्षेत्र वर्तमान प्रयागराज और कौशाम्बी जिला। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली और आसपास का क्षेत्र या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर वाला क्षेत्र। फिर उसके बाद पांचाल, इसकी 2 राजधानी है, अहिछत्र और काम्पिल्य, वर्तमान रोहिलखंड बदायूं बरेली फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र। मत्स्य राजधानी विराटनगर, जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। सूरसेन राजधानी मथुरा, तो वर्तमान मथुरा जिला और उसके आसपास का क्षेत्र। अश्मक राजधानी पोतन या पोटली, गोदावरी के दक्षिण का तट। अवंती 2 राजधानियां, उज्जैनी और महिष्मती, वर्तमान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। फिर उसके बाद गंधार राजधानी तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान का रावलपिंडी पेशावर और गंधार क्षेत्र। फिर उसके बाद कम्बोज राजधानी हाटक, और उत्तरी भारत राजौरी और हजारा जिले। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद रहे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन जनपदों से प्रश्न अक्सर एक ना एक प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना होइए। कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैप के माध्यम से भी जो है आप इसको पढ़ समझ सकते हैं और ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा मैप के माध्यम से। अगर हम प्रदेश के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा महाजनपद 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं, 3 बिहार में, 2 मध्य प्रदेश में, 1 राजस्थान में, 1 पाकिस्तान अफगानिस्तान, 1 उत्तरी भारत में और 1 जो है दक्षिण भारत में। तो इस तरह से ये महाजनपद रहे। इसके बाद हम अगले वीडियो में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे, उनके शासक और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सबको पढ़ेंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेंगे। सलाह सुझावों का सदैव स्वागत है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।